लोग देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला। मेरे साथ है डॉक्टर सपना। हम दोनों मातृत्व हॉस्पिटल बड़ौदा के गायनेकोलॉजिस्ट हैं। आजकल मोटापा हमारे समाज में बहुत ज़्यादा है। इंग्लिश में उसको ओबेसिटी बोलते हैं, हिंदी में मेदस्विता बोलते हैं। मोटापा बहुत सारी बीमारियों का जड़ है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ब्रेन स्ट्रोक और ऐसी बहुत सारी बीमारियां। और हमारे गायनेक फील्ड में इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी को बार बार मिसकैरेज होना, इवन मेनोपॉज में भी फीमेल्स का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारे ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो वेट लॉस, ओबेसिटी से स्ट्रगल कर रहे हैं। वेट लॉस के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, जनरल रूल्स क्या हैं। अच्छा ये बताओ कि ओबेसिटी, मेदस्विता, मोटापे के कारण शरीर में तकलीफें क्या क्या होती हैं। ये बताओ कि एक आदमी को जिंदा रहने के लिए रोज की कितनी कैलोरीज चाहिए। अच्छा अब मेरे को ये बताओ हमारी प्लेट पे मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, फूड ग्रुप्स क्या क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमको इंडियन डाइट में कहाँ से मिलते हैं, प्रोटीन किस में से मिलता है और फैट कहाँ से मिलता है। आज हम लोग इस बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे और बहुत सारे मिथ्स को हम लोग बस्ट करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे मिथ्यों को तोड़ने की कोशिश करेंगे कि वेट लॉस करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितना एक्सरसाइज करना चाहिए। ये सारी चीज़ों के हम लोग बारे में बात करेंगे। सपना आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन मैं आपसे ये सवाल शायद दर्शक हमसे जानना चाहते हैं कि हम है गायनेकोलॉजिस्ट, हम ना तो न्यूट्रिशनिस्ट है ना हम डाइटिशियन है, तो हम ये टॉपिक क्यों लेके आए हैं? ये टॉपिक हम लोग इसलिए लेके आए हैं क्योंकि जैसे जैसे हम लोगों की खुद की उम्र बढ़ रही है, हमारा खुद का वज़न बढ़ रहा है और हम लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम लोग खुद भी करने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग हमारे पेशेंट्स को भी ये चीज़ों करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं और उनको बार बार हम लोग उनको धक्का देके करने की कोशिश करवा रहे हैं। हमारी ओपीडी का मेजर काउंसलिंग सेशन ही वेट लॉस, हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस के ऊपर होता है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस में ही बहुत सारे पेशेंट्स को वेट लॉस करने की ज़रूरत होती है। और यकीन मानिए वेट लॉस बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, बहुत सिंपल नहीं है। कोई उसके लिए मैजिक बुलेट नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी एक आदमी का वेट लॉस प्रोग्राम सिंपल है तो दूसरे का भी वही होगा। अगर किसी का आसानी से हो गया तो दूसरे को आसानी से हो जाएगा। बहुत डिफ़िकल्ट है, टाइम लगता है। और अगर बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आप देखते होंगे 10 दिन में 10 किलो कम कर लिया, 30 दिन में 50 किलो कम कर लिया, 15 किलो कम कर लिया, ये सब चीज़ें बेकार हैं। अनहेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस और अनहेल्दी डाइट से हमको वेट लॉस नहीं करना है। हमको वेट लॉस करना है ताकि हम लोग हेल्दी रह सके। हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट और जी। एक्सरसाइज करके वेट लॉस करना है ताकि हमारे फ्यूचर की लाइफ मेंटेन रह सके। अब मैं आपके इस पॉइंट में कुछ ऐड करूंगी, क्योंकि क्या होता है कि जो महिला है, खास तौर से एज ए लेडी डॉक्टर और गायनेकोलॉजिस्ट, तो मेरे पास काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स के साथ आती है। जैसे आपने इनफर्टिलिटी, जिनको बच्चा नहीं रुक रहा है, प्रेगनेंसी, बरह के मिसकैरेज हो रहा है, या फिर पीसीओएस, ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। और ख़ास तौर से जो 35 प्लस महिलाएं हैं जो अपने हार्मोनल चेंजेस के पीरियड से गुजर रही हैं, और वो बेसिकली इसीलिए आती है कि मैडम आजकल मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसी कारण हम ये टॉपिक लेके आए हैं। और आपने ये जो बात बोली है कि क्विक फिक्स, मतलब कोई हमारा मैजिक बुलेट नहीं है यहाँ पे, और इसके लिए हमको एवरी डे, डे टू डे प्रैक्टिस करना है। और हम अपने पेशेंट्स में ये सेंसिटाइजेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो 25 साल का पेशेंट हो, चाहे वो 35 ईयर्स का हो, चाहे 45 ईयर्स का, कि हेल्दी लाइफस्टाइल, डाइट और एक्सरसाइज कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा सबसे पहले हम लोग ये अपना चर्चा शुरू करें उसके पहले आप हमारे व्यूअर्स को ये बताओ कि वेट लॉस के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, जनरल रूल्स क्या हैं, जिस जिस बिंदुओं पे हम लोग ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। जी। एक जनरल 4-5 पॉइंट्स बताएं आप लोगों को कि क्या क्या होता है, उसके बाद हम लोग डिटेल में नहीं, डिस्कस सबसे करेंगे। पहले जो वेट लॉस की बात हो रही है, तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है कि कौन नॉर्मल है और कौन एबनॉर्मल है। तो ये भी हमारे लिए जानकारी है। और हमारी जो फाइल्स बनती हैं या हमारे जो प्रेस्क्रिप्शंस बनते हैं, तो सबसे पहली चीज़ हमारी फाइल में सबसे ऊपर लिखा हुआ है बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स एक वन ऑफ द क्राइटेरिया है और बहुत आसान क्राइटेरिया है, जो हाइट और वज़न से, पेशेंट का जो हाइट है इंसान का और जो उसका वज़न है वो किस कैटेगरी में आता है, तो उससे हमको थोड़ा पता पड़ता है कि वो नॉर्मल कैटेगरी में है, ओवरवेट कैटेगरी में है, या ओबीस कैटेगरी में। और ओबेसिटी में फिर उसकी आगे ग्रेडिंग होती है। इसके अलावा बहुत सारे और पैरामीटर्स होते हैं, वो तो अलग हैं, लेकिन इससे हमको थोड़ा आइडिया आता है। दूसरी चीज़ ये है कि हर इंसान को पता होता है कि उनकी उम्र और उनके हाइट के हिसाब से उनका वज़न कितना अप्रॉक्सीमेट होना चाहिए। तो एज अ
ह्यूमन बीइंग और एज ए पेशेंट उनको पता होता है कि ऑब्वियसली वो ओवरवेट है या उनको वेट कम करने की ज़रूरत है। पर इसमें मैं एक और जानकारी आपको देना चाहूँगी कि वेट लॉस में हमको सिर्फ वज़न एक क्राइटेरिया लेके नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जो बॉडी का जो ओवरऑल वेट होता है उसमें हमारा फैट मास भी होता है, फैट परसेंटेज अलग होता है, और हमारा लीन मास अलग होता है, जिसमें बेसिकली हमारे मसल्स और हमारे बोन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखते हैं, क्योंकि हर इंसान अलग है। कोई दुबला है तो उसमें लाइक मसल मास कम है, उनका बोन मास कम है, कुछ लोगों के बोन काफ़ी हैवी हैं। तो हम एक वज़न को क्राइटेरिया लेके नहीं चल सकते, हमको उसमें फैट परसेंटेज पे भी ध्यान रखना चाहिए। बॉडी मास इंडेक्स हमारी हाइट और वेट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। एक बार कोई भी मेल या फीमेल एडल्ट हो जाता है तो उसकी हाइट बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ती है, बढ़ती है या घटती नहीं है, खाली वज़न बढ़ता है या घटता है। हमारे गायनेक फील्ड में हम लोग बॉडी मास इंडेक्स को 21 टू 24 के बीच में मेंटेन रखने का बोलते हैं। 21 से कम नहीं होना चाहिए और 24 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उस लेवल के बीच में रखना चाहिए। और जैसा सपना ने बोला, अपार्ट फ्रॉम बॉडी मास इंडेक्स, एक हम लोग पिछले 4-5-6 महीने से हम लोग इस चीज़ के बीच में काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं। एब्डोमिनल गर्थ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एब्डोमिनल गर्थ का मतलब है हम लोग अम्बिलिकस के लेवल से अपनी कमर नापें और वो बिना सांस रोके हुए नापें। और अगर वो फीमेल्स में 80 सेंटीमीटर है और मेल्स में 90 सेंटीमीटर है तो वो नॉर्मल गिनाती है। अगर उससे ज़्यादा है तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमको अपना चर्बी कम करनी है। जैसा सपना मेरे को बोलती है कि वेट के ऊपर ध्यान मत दो, इंचेस के ऊपर ध्यान दो, Right. कॉन्सेंट्रेट ऑन द इंचेस। अगर हमारा ये तोंद जो बोलते हैं पेट कम हो जाएगा तो आप यकीन माने बॉडी में होने वाले 90% डिजीजेस कम हो जाएंगे। हमारा चर्बी ज़्यादा है तो हमारे शरीर में फैटी लिवर होगा। सब लोग, सारे डॉक्टर लोग बोलते हैं कि फैटी लिवर एक नॉर्मल का वेरिएशन है, पर मैं ऐसा बोलता हूँ कि इट इज़ द बिगनिंग ऑफ योर एंड, मतलब आपकी बीमार होने की शुरुआत वहाँ से होती है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि फैटी लिवर हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस, हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज से परफेक्टली रिवर्सिबल है। और वो सारी चीज़ें कैसे हो सकती है हम लोग इस चर्चा में डिस्कस करेंगे। एज ए गायनेकोलॉजिस्ट जो आपने फैट परसेंटेज की बात करी वो मैं इसलिए भी बोलूँगी, जैसे आपने 21 टू 24 बोला, क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी सारी महिलाएं हमारे पास इरेगुलर पीरियड से आती हैं और उनका पहला ही सवाल होता है कि मैडम हमको ऐसा क्यों होता है। अब इसमें दो कैटेगरी की मैं बात करूँगी, ऐसी फीमेल्स जो 12 से 18 के एज ग्रुप में आ रहे हैं, यंग अडोलेसेंट गर्ल्स, और ऐसी फीमेल्स जो है ना बिल्कुल रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आ रही है, लाइक 20 से 30 या 35 साल की उम्र में। तो फैट परसेंट 22% अगर फैट बॉडी में नहीं है तो प्रॉपर उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इरेगुलर रहेगा। इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अप्रोप्रिएट फैट परसेंटेज होना बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदनान सानी को सबने सुना होगा। आज से लगभग 5 या 10 साल पहले वो, उसकी हालत इतनी ख़राब थी, उसका खुद का इंटरव्यू टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था। वो ऐसा बोलते हैं वो साहब कि मैं चेयर से उठ नहीं सकता था, मेरे को चेयर से उठाने के लिए 4 आदमियों की ज़रूरत पड़ती थी। और उनके जो वालिद साहब थे, उनके फादर, उन्होंने उनको बहुत सख्त हिदायत दी थी कि आपको इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा वज़न था। इसलिए उन्होंने बैरिएट्रिक सर्जरी, वेट लॉस सर्जरी कराई थी। लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि वहाँ तक हमको पहुँचना ही नहीं है। अच्छा, ये बताओ कि ओबेसिटी, मेदस्विता, मोटापे के कारण शरीर में तकलीफ़ें क्या क्या होती हैं? आपने फीमेल्स में तकलीफ़ें की तो बात की, जी। ओवरऑल मर्दों में, जेंट्स में क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती हाँ हैं? जी, बहुत लंबी लिस्ट है इसमें। और सबसे पहले महिलाओं की बात करेंगे, और पहला ही उनका प्रॉब्लम होता है उनका पीरियड्स। उनके मासिक चक्र की जो साइकिल है वो पूरे ही डिस्टर्ब हो जाती है। अगर वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो भी वो इरेगुलर हो जाते हैं, फ्लो कम हो जाता है। और अगर वज़न बहुत कम है तो भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। जैसे कुछ लड़कियां हैं, अगर उनको क्रैश डाइटिंग करने लग जाती है, खाना पीना एकदम बंद करने लग जाती है, तो उनके पीरियड्स टोटली सफ़र करने लग जाते हैं। तो पहली प्रॉब्लम तो यही है कि हमारा पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, पीरियड्स मेंस्ट्रुअल इरेगुलर साइकिल। होना ये फीमेल्स में सबसे ज़्यादा ठीक है। कॉमन प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये होती है कि जैसे आदमियों की आपने बात करी, तो एजिंग के साथ जो चेंजेस होते हैं वो तो है ही, लेकिन जो मोटापा, जैसे जैसे बॉडी में फैट परसेंटेज बढ़ रहा है, और फैट परसेंटेज तभी बढ़ रहा है जब हमारा खाना पीना, हमारा एक्सेस कैलोरी इंटेक है, और जब ये कैलोरीज एबनॉर्मल डाइट से आ रहा है तो वो बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन क्रिएट करने लगता है। और बहुत सारी दूसरी और चीज़ें, जैसे हमारी कार्डियक प्रॉब्लम्स हो गई, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, जो हार्ट की जो हृदय की नलियाँ हैं वो चॉकअप होने शुरू हो जाती है, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमने शुरू हो जाता है,
डायबिटीज़ की प्रॉब्लम धीरे धीरे देखने में आने लगती है, जल्दी होने लगती है कि एल्डरली एज के साथ तो कुछ होना ही है, उसको हम नहीं रोक सकते, बट सेम चीज़ जब वो यंगर एज में आने लगी है तो ये सब ओबेसिटी उसका एक कारण है। और आगे जाके अगर इसको कंट्रोल नहीं करा जाए तो ब्रेन हेमरेज होना, स्ट्रोक होना, पैरालिसिस होना और काफ़ी सारी चीज़ें ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। बहुत सारे लोगों के घुटने भी घिस जाते हैं वजन के कारण। आप ये समझें कि पूरा शरीर का वजन हमारे 2 घुटने ले रहे हैं, और अगर उसके ऊपर 80 किलो 90 किलो का वजन होगा तो घुटनों के अंदर के कार्टिलेजेस भी घिस जाएंगे। मैं ये बोलता हूँ कि सारी बीमारियों का जड़ हमारा पेट है, और उस पेट में क्या जा रहा है वो हमारे मुंह से ही जा रहा है। हमको ही कंट्रोल करना पड़ेगा, कितना, कब, कहाँ, कैसे, उस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपने कैलोरीज के बारे में बात किया, ये बताओ कि एक आदमी को जिंदा रहने के लिए रोज की कितनी कैलोरीज चाहिए? जी, ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है और इसमें हम लोग कैलोरी इन और कैलोरी आउट की बात करते हैं। जब भी हम वेट लॉस की बात करते हैं तो एक महिला और एक आदमी दोनों की कैलोरी रिक्वायरमेंट में थोड़ा फ़र्क होता है। और इसमें भी हम 2 मेजर कैटेगरी की बात करेंगे, जिसमें एक जो फिजिकल, जो लेबोरियस वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उनका आदमियों का जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है लगभग 3 से 3,500 कैलोरीज, 3,500 कैलोरीज तक भी रिक्वायरमेंट है। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा फिजिकल मजदूरी कर रहे हैं और दिन भर बहुत फिजिकल वर्क कर रहे हैं। लेकिन अगर हम महिलाओं की, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट के पर्पज से अगर हम महिलाओं की बात करें तो जो एक्टिवली बिल्कुल एक्टिव है फीमेल्स, वो दिन भर काम कर रही हैं, उनको एक दिन में 2500 कैलोरीज की ज़रूरत है। बाकी जो माइल्ड और मॉडरेट वर्क कर रही हैं, घर का काम कर रही है, थोड़ा बहुत ऑफिस का काम कर रही हैं, और उनको लगभग 2000 से 2200 कैलोरीज की ही ज़रूरत पड़ती है। 2000 से 2200 कैलोरी की जरूरत पड़ती है, और हम लोग सब लोग एवरेज सारे लोग 3 से 4000 कैलोरी खाते हैं। जी। जब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में बाद में बताऊंगा, जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करना चालू किया तब मेरे को पता चला कि 1 किलो वज़न आपको उतारना है तो आपको 19,000 कैलोरी कम करनी पड़ेगी। और 19,000 कैलोरी कम करने का मतलब है, अगर आप रोज़ 10 किलोमीटर वॉकिंग कर रहे हैं तो खाली 500 कैलोरी आपके शरीर में से बर्न होगी। मतलब आप कितना भी एक्सरसाइज करो, कैलोरी उससे बर्न होने का चांसेस बहुत कम है। आपकी जो प्लेट पे है उसकी कैलोरीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, आप मेरे को ये बताओ, हमारी प्लेट पे मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, फूड ग्रुप्स क्या क्या होते हैं? क्या ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन क्या क्या होते हैं, उस बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताओ। जो आप प्लेट की बात कर रहे हो उसको हम बैलेंस डाइट के नाम से समझते हैं कि हमारी बैलेंस डाइट क्या होना चाहिए और हमारी खाने की थाली में हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। तो हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो जो हमको बेसिकली दिन भर हमारे शरीर को, हमारे इंजन को चलाने के लिए एनर्जी देते हैं। तो जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स एक मेजर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उसके अलावा फैट एक एनर्जी सोर्स होता है, तीसरा है प्रोटीन, और लास्ट में विटामिन और मिनरल्स, और ऑफ कोर्स द हाइड्रेशन, द वाटर इनटेक, जो बहुत ही एक मेजर रोल है उसका हमारी पूरी बॉडी को चलाने में। तो अगर इसका हम रेशियो की बात करें कि कितना प्रोपोर्शन में होना चाहिए, तो लगभग 35 to 40% हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है। इसके अलावा हमारा 10 to 15% हमारा फैट होना चाहिए, 25 to 30% प्रोटीन होना चाहिए। और प्रोटीन खास तौर से जो यंगर बच्चे हैं या फिर जो एल्डर एज ग्रुप है, क्योंकि उनमें एल्डर और मेनोपॉजल एज ग्रुप के साथ क्या आता है, बॉडी में मसल लॉस भी होना शुरू हो जाता है, तो उस एज में उनको प्रोटीन इंटेक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और साथ में हमारे जो विटामिन और मिनरल्स है, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, ये हमारे लिए अगेन 30 to 40%, मतलब ऐसा बोलते हैं कि एक खाने की थाली में 50% हमारी थाली में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मतलब जो सलाद में बोलना चाह रही हूँ, फ्रूट्स नहीं कह रही हूँ, बेसिकली सब्जी दाल होना चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट जो कंटेंट होना चाहिए वो कम होना चाहिए। ये बताओ, चौथी पांचवी का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स हमको इंडियन डाइट में कहाँ से मिलते हैं, प्रोटीन किस में से मिलता है, और फैट कहाँ से मिलता है? वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज दोनों बताओ। राइट। तो एक वेजिटेरियन थाली की बात करें तो हमारी दाल चावल रोटी सब्जी, ये हम रूटीन में खाते हैं, लेकिन इसमें हमारा को सलाद भी ऐड करना पड़ेगा। दाल और चावल, जो चावल है और रोटी है ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, दाल हमको प्रोटीन दे रहे हैं, वेजिटेबल्स हमको विटामिन मिनरल्स दे रहे हैं, और इसके साथ अगर हम दही ऐड करते हैं, छाछ ऐड करते हैं तो वो प्रोबायोटिक देता है। लेकिन ये सब हमको कहीं फाइबर हमको कम है इसमें, और हमको हमारी भूख को, क्योंकि इसमें हमारी कैलोरीज बढ़ रही हैं, जब हम रोटी और चावल दोनों साथ में खा रहे हैं तो हम कार्बोहाइड्रेट कंटेंट हमारा 60% हो रहा है, जो हमारा वजन बढ़ा रहा है बेसिकली। इसलिए हमको क्या करना है, हमारी थाली को कम से कम 40 to 45% थाली को हमारे सैलेड से भरना है, जिससे हमारा पेट भरा भरा रहेगा, हमको फाइबर मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद मिलेगी, वज़न को मेंटेन करने में भी इम्पोर्टेंट है और वज़न को कम करने में भी इम्पोर्टेंट है।
प्रोटीन हमको नॉर्मली दालों में मिलते हैं, सारी अंकुरित चीज़ों में मिलते हैं, जैसे चने हो गए, छोला जी। हो गया, राजमा हो गया, तुअर की दाल हो गई। ये सारी चीज़ों में हमको प्रोटीन मिलते हैं। और नॉनवेज सोर्स की बात करें तो अंडा और मटन, चिकन और ये सारी चीज़ों में फिश। हमको प्रोटीन मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमको अन्न में मिलते हैं, रोटी हो गई, चावल हो गए, ये सारी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। और एक दूध में भी हमको प्रोटीन मिलता है। और फैट जो हुआ, जैसे घी हुआ, तेल हुआ, बटर हुआ, ये सारी चीज़ों में हमको ये मिलते हैं। और इसके अलावा जैसा सपना ने बोला, फाइबर हमको फ्रूट्स में भी फाइबर मिलते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी फाइबर मिलते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, कुछ एम्प्टी कैलोरीज नाम की भी कुछ चीज़ होती है? जी बिल्कुल होती है। और एम्प्टी कैलोरीज उनको बोलते हैं कि जो सिर्फ हमारे क्रेविंग्स को सेटिस्फाई कर रहा है। हमको बहुत ज़्यादा जोर से भूख लगी है तो हमको बस अपना पेट भरना है उस समय। एंड दे आर लाइक ये जो चिप्स हो गए, बिस्किट्स हैं, कुकीज़ हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, या रेडीमेड जो पैकेट्स अवेलेबल है इमीडिएटली, लाइक ममरा, हमारा सेव ममरा टाइप के पैकेट्स हैं। और ख़ास तौर से जो चिप्स के अलग डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ चिप्स जो पड़ीके टाइप के नाम से भी जाने जाते हैं, ये सब एम्प्टी कैलोरीज है। और इसके अलावा ये कोको कोला, पेप्सी और ये सब सॉफ्ट ड्रिंक्स और ये सारी चीज़ें, फ्रूट जूसेस, ये सब एम्प्टी कैलोरीज में आती हैं। ये सब हमारी क्रेविंग्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हमारे पेट को भर रहे हैं, लेकिन हमको न्यूट्रिशन कुछ नहीं दे रहे हैं और सिर्फ हमारी कैलोरीज को बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये बताओ, अगर हम लोग किसी आदमी को, किसी लेडी को वेट लॉस बोलते हैं, तो वो जी। जो वजन कांटा होता है, वेइंग स्केल, उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है? क्या हमको जी। उस पर ऑब्सेस्ड होना चाहिए कि मेरा इतना किलो हुआ, इतना किलो हुआ? देखिए अभी क्या होता है ना, केस टू केस, जैसे हम ये टॉपिक इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमको हमारे पेशेंट को गाइड करना पड़ता है। अभी सपोज एक हमारे पास 75 या 80 केजी की फीमेल आई है, 25 या 30 साल की महिला आई है, उसकी अभी शादी हुई है, साल भर के बाद अगर उसको प्रेगनेंसी प्लान करनी है, और हमको ये लगता है कि मैं उसको इसी समय गाइड करूँगी कि आपकी हाइट के हिसाब से, आपकी उम्र के हिसाब से, और वो एवरेज इंडियंस की जो 150 और 150, 5 फीट के आसपास है, 5 फीट 1 इंच 2 इंच के आसपास इनकी हाइट होती है, तो मैं उसी समय उसको सेंसिटाइज करना चाहूँगी महिला को कि आपकी हाइट, आपकी एज के हिसाब से आपका ये वज़न है काफ़ी हाई है। और अगर आप प्रेगनेंसी अगर आपको प्लान नहीं करनी और आपके जो पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, वो उसका एक मेजर कारण ये भी है क्योंकि वो मोस्टली हमारे यहाँ पीरियड्स की प्रॉब्लम की वजह से ये मोस्ट कॉमन कारण है जो हमारे यहाँ वो लोग आ रहे हैं। तो मैं उसको बताऊंगी कि आपकी हाइट के हिसाब से कितना वज़न ज़्यादा है, 10 केजी 12 केजी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बस 15 किलो वज़न लूज़ करना है, ऐसा कोई टारगेट हम उनको नहीं देते हैं। इनफैक्ट जो क्लासिक PCOS पेशेंट्स होते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वाले पेशेंट्स होते हैं, उनमें भी हम सिर्फ 10% वेट लॉस की बात करते हैं क्योंकि 10% वेट लॉस, सपोज 90 किलो वजन है तो 8 से 9 किलो वजन ओवर अ पीरियड ऑफ 6 to 8 मंथ्स अगर वो रिड्यूस करते हैं तो ऑटोमेटिक उनकी बॉडी में हॉर्मोन्स नॉर्मलाइज होना शुरू होते हैं, उनके पीरियड्स रेगुलर होने शुरू होते हैं, और काफ़ी सारे जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस के उनके सिम्टम्स हैं, जैसे पिंपल्स हैं, एक्नी है, जो अनवांटेड हेयर है, वो ऑटोमेटिक करेक्ट होना शुरू होते हैं और खासतौर से पीरियड्स रेगुलराइज होना शुरू होते हैं। मतलब इसका मेन इंपॉर्टेंस ये है कि आपको थोड़ा सा आइडिया ज़रूर लेना है कि आपका वज़न कितना है, लेकिन उसके ऊपर आप ऑब्सेस नहीं हो जाएं कि जी। मेरे को इतना किलो इतने महीने में उतारना है। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ कि आपका प्रोसेस इम्पोर्टेंट होना चाहिए, प्रोसेस राइट होना चाहिए। जैसे 2011 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, महेंद्र सिंह धोनी और गैरी कस्टन जो इंडिया के कोच हुआ करते थे, उनका ये कहना था कि यू शुड नॉट केयर अबाउट द एंड रिजल्ट, इट इज़ द प्रोसेस विच इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपका प्रोसेस सही है तो एंड रिजल्ट यूजुअली वुड टेक केयर ऑफ इट सेल्फ। तो हमको प्रोसेस सही करना है और उस प्रोसेस को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। दो मेन चीज़ें होती हैं हमारी थाली में, एक होता है कार्बोहाइड्रेट और एक होता है फैट। ये बताओ, कार्बोहाइड्रेट क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्या क्यों ज़रूरी है? कार्बोहाइड्रेट वह इंजन है जो हमारे शरीर को चलाता है। ठीक है। अभी हमने देखा होगा कई बार करवा चौथ का व्रत बहुत फेमस है और बहुत ही धूमधाम, और उसके साथ बहुत ज़्यादा हमारा रिलीजियस बिलीफ भी है, लेकिन कई बार महिलाएं चक्कर खा के गिर रही होती है बिकॉज उस दिन उन्होंने वो कार्बोहाइड्रेट नहीं खाया है और उस दिन वो बहुत ज़्यादा वीक भी फील कर रही होती है। तो कार्बोहाइड्रेट वो इंजन है जो हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है और उसकी अपनी जगह एक इम्पॉर्टेंस है जो 30-40% में पर डे हमको मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। ये बताओ कि कार्बोहाइड्रेट आपको मोटा करता है, सारे सेलिब्रिटीज लो कार्ब लो कार्ब नो कार्ब नो कार्ब पे कर रहे हैं, जी तो जी। क्या कार्बोहाइड्रेट मोटा बहुत करता है सारी आपको? टाइप की डाइट्स एक्चुअली मार्केट में अभी आ गई हैं, डाइटिशियंस हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, क्योंकि वेट लॉस के
बहुत बड़ा एक मार्केट है, एक इंडस्ट्री है अपने आप में, और इसके बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी है। लेकिन अगर एवरी डे, हर दिन अगर हम अपनी हेल्दी डाइट पे फोकस कर रहे हैं, तो जो आपने बात करी प्रोसेस की, तो अभी जो कार्बोहाइड्रेट्स की आप बात करें, होल पूरा मोटा अनाज हम बात करते हैं, जो रिफाइंड और प्रोसेस जो उनको हमको अवॉइड करना। रिफाइंड मतलब एकदम बारीक और महीन। अगर हम अनाज को थोड़ा मोटा खाते हैं और डिफरेंट टाइप और डिफरेंट वेराइटी ऑफ अनाज खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही अनाज गेहूं ही हम खा रहे हैं, हमको मिलेट्स भी खाना चाहिए। बाजरा है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी अभी नरेंद्र मोदी जी भी बार बार हमको मिलेट्स की बात कर रहे हैं, और वो हमारे लिए बहुत हेल्दी है। तो मिलेट्स हो गए जिसमें हमारा बाजरा है, ज्वार है, गेहूं है। हमारे गेहूं थोड़ा मोटा, बारीक रिफाइंड मैदा जैसा नहीं खाना है। अगेन, ओट्स अपने आप में एक अच्छा अनाज है, रागी एक अच्छा अनाज है, और सब आराम से मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो हमको हफ्ते में अपनी वैरायटी ऐड करनी चाहिए फ्रूट्स में। अगेन, चने की दाल जो बेसन है, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है बॉडी के लिए, जो हमारे ब्लड शुगर्स को मैनेज करता है। हमारे लेवल, हमारी जो शुगर जो राइज होती है कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद, उसके लेवल को मेंटेन करके रखता है। डायबिटिक्स के लिए खास ये बहुत अच्छा है। मतलब हमको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाने हैं, सिंपल रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट नहीं खाने। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमको सीरियल्स में मिलते हैं, हमको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में मिलते हैं। लेकिन रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो हमको सुपरमार्केट में मिलते हैं, जैसे मैदा से बनी हुई चीज़ें हो गई, जैसा सपना ने बोला अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स हो गए, पैकेज फूड्स हो गए, वो सब हमको अवॉइड करना है। अच्छा ये बताओ, क्या फैट हमारे लिए हेल्दी है? क्या हमको बहुत सारे लोग बोलते हैं फैट मेक्स यू फैट, मतलब आप फैट खाने से मोटे हो जाते हैं, ऐसा होता है कुछ? जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स की बात करी, फैट भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे जॉइंट्स जो होते हैं इतने सारे बॉडी में, तो उनमें ये सब लुब्रिकेशन जो हमारा होता है, कार्टिलेज की हम जो बात करते हैं, तो कई बार आपने सुनी होगी वीडियोस कि घी खाना चाहिए, आपके जॉइंट्स अच्छे रहेंगे। हेल्दी फैट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो कुछ वेट लॉस की जर्नी या मोटापे के जो गूढ़ रहस्य की बात करें, इसमें पोर्शन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो प्रॉपर अगर अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में खाया जाए और हेल्दी फैट्स खाए जाए। अगर हम जो बार बार बात कर रहे हैं, नेचुरल फैट जो हमको मिलता है, नेचुरल जैसे हमको नट्स में मिल गए, वो नेचुरल अखरोट हो गए, बादाम हो गए, जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स है, हमारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स हो गए हैं, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स, मेलन सीड्स, तो ये सब नेचुरल फैट है जो अपने आप में हमको गुड फैट देते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा हम ये ट्रांस फैट्स खा रहे हैं, सैचुरेटेड फैट्स खा रहे हैं, मार्जरीन बोलते हैं, डालडा बोलते हैं, कुकीज़ पेस्ट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ में आता है, और हमारा जो घर का बना हुआ देसी घी या देसी घी वो अपने आप में है और सबसे बेस्ट है। और रिफाइंड जो हम ऑयल खा रहे हैं, क्योंकि अब हमको पता है, ये नोन फैक्ट है कि रिफाइंड प्रोसेस में काफ़ी सारे जो उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो लूज़ हो जाती है। मतलब आप देसी घी खाएं तो अच्छा है ये और अगर ज़्यादा खाना है तो हम लोग एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल खा सकते हैं। रिफाइंड ऑयल ट्राई करना चाहिए कि हम लोग नहीं खाएं। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कोल्ड प्रेस ऑयल के टाइम पे ऑयल बनाने के टाइम पे हीट कम जनरेट होती है, जिससे फैट के अंदर के न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट डिस्ट्रॉय नहीं होते। फैट हमारे शरीर में इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि विटामिन ए, डी, ई और के फैट सॉल्युबल विटामिन होते यस। हैं, और वो फैट अगर शरीर में नहीं रहेगा तो ये विटामिन की हमारे शरीर में डेफिशिएंसी होगी। कैरी होम मैसेज, फैट इज़ नॉट बैड, फैट इज़ गुड इन प्रॉपर क्वांटिटीज़। अच्छा ये बताओ कि खाने में से अगर हम लोग फैट कम कर देंगे तो हमारा वज़न कम हो जाएगा क्या? खाने में से फैट कम कर देंगे तो वज़न कम नहीं होगा। वज़न कम करने के लिए सब कुछ ज़रूरी है। आपका प्रोपोर्शन ऑफ मील, अगर आपने ज़्यादा रोटी खा ली और घी नहीं लगाया तो फिर से कैलोरी तो बढ़ ही गई। इसलिए वही बात है कि आपको माइंडफुल प्रोपोर्शन रखना पड़ेगा। आधी थाली को सैलड और वेजिटेबल से रखना पड़ेगा, और जो मिड स्नैक्स आप कर रहे हैं उसको होलसम और हेल्दी रखिए, ठीक। पैकेट से बचिए। अच्छा ये बताओ, बहुत सारे लोग जो भी चीज़ मार्केट से खरीदते हैं उसमें लेवल चेक करते हैं कि कितना फैट है, और बहुत सारी कंपनीज में लो फैट और नो फैट जैसी चीज़ें आ गई हैं, तो वो कितना हेल्दी है ये बताओ हमारे फिर व्यूअर्स से को। वही बात हो गई कि ऑल द पैकेट्स फूड आर नॉट हेल्दी, ओकेजनल ईटिंग इज फाइन, डोंट मेक इट अ पार्ट ऑफ अ डेली ईटिंग। लो फैट और नो फैट वाली चीज़ों में जब फैट कम होता है या फैट नहीं होता है तो उसको शुगर, सॉल्ट से रिप्लेस किया जाता है, और वो हमारे शरीर के लिए हेल्दी नहीं है। इसलिए ट्राई करें कि वो चीज़ों को आप
अब अवॉइड जैसे करें। आपने बोला ना कि जी पैकेट्स फूड में क्या होता है, प्रिजर्वेटिव्स डालने पड़ते हैं उनको सेव अच्छा रखने के हैं। तो प्रिजर्वेटिव्स में जैसे आपने सॉल्ट और शुगर बोल दिया, और हमको नोन फैक्ट है कि शुगर कितना ज़्यादा हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है, सफ़ेद शुगर, और सॉल्ट भी हमारे लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल है। तो ये बात वहीं आ गई कि पैकेट्स फूड आर फुल ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, और उसीलिए हमको उनको अवॉइड करना चाहिए। ओकेजनल ईटिंग इज़ ओके। कोई भी पैकेट वाली चीज ट्राई करें कि अवॉइड करें। बहुत फेमस गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं यूएस के, डॉक्टर पॉल, और वो बोलते हैं कि अगर आप पैकेट फाड़ रहे हैं मतलब आप अपने लिवर का एक टुकड़ा फाड़ रहे हैं। अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में आपके लिवर हेल्थ के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अच्छा, कुछ इम्पोर्टेंट मिथ्स हैं। जी। लोग बहुत सारे स्मूदीज और जूस पीते हैं, हाँ जी। वो सब ऐसे प्रमोट किए जाते हैं कि वेट लॉस जूस, वेट लॉस स्मूदीज, उसके बारे में क्या जी बोलोगे? जी, लेकिन रजत मैं आपसे बोलूँगी कि हम अपने पेशेंट्स को हमेशा बोलते हैं कि आप फ्रूट्स को पूरा होलसम खाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन से आ रहे हैं। अगर आप फ्रूट में पूरे फाइबर के साथ खाइए, आपको उसको जूस बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन वेजिटेबल्स को अगर आप जूस बना रहे हैं तो वेजिटेबल्स को जूस बना सकते हैं, वो फ्रेश होना चाहिए, फ्रिज में नहीं रखना है, बना के तुरंत उसको कंज्यूम करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसको छानना नहीं है, क्योंकि अगर हमने उसको छान दिया तो हमारे उसके फाइबर ख़त्म हो जाते हैं। देखिए, दो चीज़ समझनी जरूरी है कि कोई भी स्मूदीज और जूसेस बाहर का नहीं लाना है, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते यस। हैं। अगर आपको लेना है तो घर का ले। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रूट जूस कभी ना पिएं, फ्रूट्स हमेशा खाएं। भगवान ने आपको दांत दिए हैं खाने के लिए। अच्छा, उसमें दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फ्रूट में भगवान ने शुगर और फाइबर मिक्स किया है, और उस शुगर और फाइबर को मिक्स करने का कारण ये है, इसलिए उसको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। बॉडी को जब उसमें से शुगर निकालनी पड़ती है तो उस प्रोसेस में बॉडी को एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ती है, और उस एनर्जी एक्सपेंडिचर के प्रोसेस में तुरंत इंसुलिन स्पाइक नहीं होता है, इसलिए वो हमारे लिए हेल्दी है। इसलिए फ्रूट शुड ऑलवेज बी ईटन। सेकेंड थिंग, जो स्मूदी की बात हुई, आप सारी हेल्दी चीज़ें, सारी फ्रूट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को आप मिक्सी में डाल के 5-10 सेकंड के लिए ब्लेंड कर दें, और उसको बिना छाने हुए पिएं, खाएं, जैसा भी करें। फाइबर बॉडी में कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा और आपको फ़ायदा करेगा। हालांकि ये वेट लॉस के लिए कितना ज़्यादा मददगारक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल चीज़ है, लेकिन कुछ ना करें उससे ये बेटर है। कैरी होम पॉइंट है, फ्रूट जूस ना पिए, फ्रूट जूस इज़ नॉट गुड फॉर रेडीमेड हेल्थ। मार्केट के जो फ्रूट जूसेस अवेलेबल है वो अवॉइड करें, अपना घर का ही लें। अच्छा, ये बताओ, बहुत सारे लोग वेट लॉस की जर्नी में मल्टीविटामिन्स का बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं, जी। आप उस बारे में क्या बोलोगे? इसमें मैं दो कैटेगरी के लोगों की बात करूंगी कि एक, उन्होंने सब कुछ खाना पीना बंद कर दिया, एकदम डाइटिंग कर रहे हैं, तो उनके बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, वो वीकनेस फील करते हैं और वो मल्टीविटामिन्स का सहारा ले रहे हैं। और एक कैटेगरी ऑफ लोग हैं जो सब हेल्दी खा रहे हैं, हेल्दी, जैसे अभी हम इतना सारा हेल्दी डाइट की बात कर रहे हैं, तो ये सब हेल्दी खा के अगर वेट लॉस कर रहे हैं तो उनको लगभग इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और अगर लेना है तो एड ऑन की तरह ले सकते हैं। ख़ास तौर से जो 35+ फीमेल्स और मेल्स हैं जो एल्डर हो रहे हैं, उनको वो आराम से ले सकते हैं। यंगर एज ग्रुप में अगर हीमोग्लोबिन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो वो ले सकते हैं। बाकी अगर आप हेल्दी खाएंगे तो मोस्टली यंग लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग मल्टीविटामिन्स ये सोच के लेते हैं कि अगर हम लोग कुछ बैड खाना, खराब खाना भी खाएं तो मल्टीविटामिन शरीर में जो भी सप्लीमेंट कर लेगा। डेफिशिएंसी होगी उसको कवर अप कर लेगा। लेकिन अगर आपने फैट खाना छोड़ दिया है और फैट ही नहीं होगा शरीर में, तो फैट सॉल्युबल विटामिन वैसे भी एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ये समझना है कि हमको हेल्दी खाना तो खाना है, उसके अलावा मल्टीविटामिन को आपको एज ए टॉप ऑफ लेना है तो ले सकते हैं। और जैसे जैसे आप लोग हमारी उम्र के होंगे, 40 से अबव होंगे, तो वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, बहुत सारे लोग नींबू पानी पीते हैं, गर्म पानी में डाल के जी नींबू, और वो बोलते हैं कि वो वेट लॉस में मदद करता है। कितना सच है और कितना झूठ है? जी, नॉट ओनली नींबू पानी, मैं तो बोलूँगी कि यूट्यूब चैनल इज़ फुल ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक्स। ड्रिंक्स, ठीक लाइक है। जीरा वाटर है, तो अजवाइन का पानी है, तो तेज पत्ता है, तो धनिया वाटर है, और रेडीमेड डिटॉक्स ये जूसेस भी अवेलेबल है जो मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक लेने का सब लोग बोलते हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि आप कोई भी पानी ले रहे हैं तो यू आर कंज्यूमिंग वाटर, और एम्प्टी स्टमक हमको पता है कि सुबह मॉर्निंग में हमको सबको पानी पीना चाहिए।
हमारे लिए हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मॉर्निंग में इस टाइप का अगर कोई भी अगर आप ड्रिंक ले लेते हैं तो एक तो वो आपका अगर अच्छा बड़ा ग्लास भर के आपने 250-300 ml पानी पिया है या आधा लीटर पानी पिया है तो आपकी वाटर की रिक्वायरमेंट ऐड कर अच्छी आपके हाइड्रेशन अच्छा करता है। दूसरी चीज़ है कि आपकी जो भूख है उसको हल्का सा सप्रेस कर देता है, आप उसको पीने के बाद घंटे 2 घंटे तक आपको भूख नहीं लगती है। और तीसरी चीज़ है कि क्योंकि आपने पानी लिया है और अगर आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो आपके बॉडी में टॉक्सिन्स को रिमूव करने में भी हेल्प करेगा। दो तीन चीज़ें समझनी जरूरी है कि नींबू पानी जो होता है वो अपने आप से वेट लॉस नहीं करेगा। जब भी आप नींबू पानी पियेंगे तो पानी, जैसा सपना ने बोला, आपकी भूख थोड़े टाइम के लिए सप्रेस कर देगा, आधे घंटे 1 घंटे के लिए। अगर आप पी रहे हैं तो उसमें नुकसान नहीं है पीने का, ऐसा नहीं है कि वो आपको नुकसान करेगा, लेकिन उससे आप चमत्कारी फ़ायदे की उम्मीद ना करें। अच्छा ये बताओ, जैसे हमने कैलोरीज की बात की तो हमको एक एक कैलोरी गिन के, बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं कि मैं कितनी कैलोरी खा रहा हूँ, खा रही हूँ, तो एक एक कैलोरी गिन के खाना है कि मैंने ये इसकी 10 कैलोरी, इसकी 15 कैलोरी, इसकी 16 कैलोरी, इसकी 30 कैलोरी, अब मेरे को 250 कैलोरी हो गई तो मेरे को बंद कर देना है, नहीं ऐसा करना चाहिए? नहीं, वो एक जनरल सा सभी लोग डाइटिशियंस भी यही एडवाइस करते हैं कि आपको थोड़ा आपकी भूख से थोड़ा कम खाना चाहिए, क्योंकि आपको पानी पीने की और डाइजेस्ट करने की उसकी जगह हमको रखनी चाहिए। अगर हम वो माइंडफुल होके खाएं, क्योंकि क्या है एक्चुअली इस पूरी चीज़ में मैं एक चीज़ आपको ये बताऊंगी कि हमको हमारे मील्स और हमारे डे को प्लान करना चाहिए। अभी क्या है कि हम उठे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, अचानक से जोर से भूख लगी और हम ओवर ईट करने शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम हमारे थोड़े मील्स को वेल प्लान करें और टाइम से थोड़ा चीज़ों को खाना शुरू करें तो हमको इतनी जोर से भूख ही नहीं लगेगी, क्योंकि हमारा वो उस चीज़ में एक पूरा बैलेंस सा बना रहेगा। तो एक टाइमिंग और प्लानिंग इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन जैसे अगर आपको बाहर जाना है, सपोज आप 11 बजे घर के बाहर जा रहे हैं और आपको पता है कि 3 बज जाएगी, तो अपने साथ कुछ कैरी करिए, या तो फ्रूट्स कैरी करिए जो पर्स में आप कैरी कर सकते हैं, अपने साथ छाछ वगैरह रख सकते हैं, ताकि आप वो पैकेट्स फूड की तरफ आप नहीं भागेंगे। तो ये सब कुछ मेजर लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं। और जैसे आप कैलोरीज की बात कर रहे हैं तो जैसे मैंने बताया कि थाली है, तो थाली में आप क्या करिए, कम से कम उसको 40% आप उसको सलाद से भरिए, वेजिटेबल्स रखिए, दाल है, और बाद में आपकी 1 रोटी या 2 रोटी का कंपोनेंट आता है और उसमें भी होलसम रोटी होगी, मिक्स्ड रोटी होगी, तो वो और भी न्यूट्रिशन को बढ़ाएगी। कैलोरी काउंट करने में खाली नुकसान ये है कि हम लोग कम कैलोरीज वाली चीज़ें जो हालांकि न्यूट्रिशियस नहीं है उसको खाने की कोशिश ज़्यादा करेंगे। ट्राई ये करना चाहिए, भले थोड़ी कैलोरीज ऊपर नीचे हो जाए पर आप हेल्दी खाने की कोशिश करें। अच्छा ये बताओ मेरे को कि प्रोटीन ज़्यादा खाने से वज़न कम होता है? जी, जिनको वेट लॉस करना है ना उनके लिए 3 बेसिक थिंग्स टेक होम मैसेजेस मैं बोलूँगी। एक, उनका प्रोटीन इंटेक सफिशिएंट होना चाहिए। हम लोग एज अ वेजिटेरियन हम लोग बहुत कम प्रोटीन खा रहे हैं हमारी डाइट में। नॉर्मली एक फीमेल की या एक यंग अडोलेसेंट गर्ल की या एक एल्डरली एज ग्रुप की, सबकी अप्रॉक्सीमेटली 0.8 to 1 ग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट है, पर केजी पर पर डे? केजी पर डे। तो सपोज अगर 50 किलो का आदमी है या 50 किलो की फीमेल है तो उसकी एक दिन की 45 to 50 ग्राम्स की रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, वो हम नहीं ले रहे हैं, और वो सब हम कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा पेट भर रहे हैं और इसीलिए वज़न बढ़ रहा है। तो हमारे जो प्रोटीन का जो एडिक्वेट इंटेक है, जब हम वेट लॉस में जाते हैं ना, तो हम बहुत सारी वीडियोस सुन रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों से एडवाइस ले रहे होते हैं, और हम एक फुल मोटिवेशन से सब कुछ चालू करते हैं। तो तब हम जब काउंटिंग शुरू करते हैं तो हमको पता लगता है कि हमने तो ये सब हम खा ही नहीं रहे। इसलिए अगर हमारा एडिक्वेट प्रोटीन इंटेक हमारे लिए ज़रूरी है, और प्रोटीन हमको पेट हमारा भरा भरा लगेगा, भूख हमको कम लगेगी उससे। और आपका जो सवाल क्या था? और ये वेट लॉस में काफ़ी हद तक मदद करेगा। हमारे डाइट में सपना ने बोला 25%, मैं बोलता हूँ आपका 40% प्रोटीन होना चाहिए। और अगर आप अपना थाली स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप प्रोटीन को खाएं, उसके बाद में आप फैट को खाएं, और सबसे लास्ट में कार्बोहाइड्रेट खाएं। तो आपका वेट लॉस के प्रोसेस में आपको थोड़ा सा मदद करेगा। एक सबसे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, लोग बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट अगर हम लोग खाएं तो हमारा वेट लॉस जल्दी होता है, वज़न उतारने में मदद करता है। कुछ लोग बोलते हैं ब्रेकफास्ट नहीं खाना चाहिए, कुछ बोलते हैं खाना चाहिए। आपको इस बारे में क्या बोलोगे? जी, इसमें तो सबसे पहले मैं एक हमारी इंडियन फीमेल की दिनचर्या आपको बताऊंगी।
वो जल्दी उठ रही है, बच्चों को स्कूल भेजना है, टिफ़िन बनाना है, और सबसे पहले वो उठ के उनका मेजर सबका हम सबका यही होता है कि चाय कॉफ़ी कुछ बेवरेजेस सबका रहता है जिसमें 2 चम्मच चीनी जैसा एक कंपोनेंट शरीर में जा चुका है। अब उन्होंने पहले वो बच्चों को भेजा, फिर घर के काम करे, हस्बैंड का टिफ़िन पैक करा, उन्हें घर क्लीनिंग करा, और बज गई है 12, 1 से 2 के बीच में वो जाके जब वो मेंटली फ्री हो रही है अपना पूजा पाठ निपटा के, तब वो अपनी फर्स्ट मील ले रही है दिन की, जो टोटली रॉन्ग है। क्योंकि बॉडी सुबह से स्टार्व कर रही है, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा, उसको इतना सारा आप काम कर रहे हैं, उसको एनर्जी की ज़रूरत है, और आपकी जो सेल्स है वो बिल्कुल भूखे हो रहे हैं, स्टारवेशन में चले गए हैं, और फिर आप खूब सारा उसका डबल खा रहे हैं और फिर आप थक के सो रहे हैं। दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग। तो ये टोटली जो लाइफ स्टाइल है टोटली गलत है। उसके अलावा आपका जो सुबह का जो दिन, हमने जैसे बात करा कि वाटर इनटेक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो वो सबसे बेस्ट पार्ट ऑफ द दिन है। और ऐसा एक फेमस कोट भी हमारा यही बोलता है कि ब्रेकफास्ट हमारा किंग साइज़ का होना चाहिए, लंच हमारा प्रिंस साइज़ का होना चाहिए, और जो डिनर है वो हमारा एक पुअर मैन की थाली के हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि उस समय हमारा बॉडी स्लो डाउन हो रही है, इवनिंग में हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, और ओवरऑल हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो रही है, क्योंकि उसके बाद हम थक के सोने ही वाले हैं। अच्छा, रात को खाना खाने से वजन बढ़ जाता है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, अभी जैसे मैंने अभी पिछले सवाल में ये बात बोली कि रात तक क्या होता है कि हमारी बॉडी स्लो डाउन हो जाती है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो हमारा स्लो डाउन हो जाता है, तो हम जो खा रहे हैं वो इतना पच नहीं रहा है। और ऐसा बोलते हैं कि अच्छी साउंड स्लीप के लिए भी आपके खाने का जो टाइमिंग है वो इस तरह से होना चाहिए कि 3 से 4 घंटे पहले, अगर आपकी स्लीप के पहले हो जाए तो आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, आपका अगले दिन पेट भी ठीक से क्लीन होगा। तो ऐसा कुछ नहीं, बट शाम को रात को हमारी जो कैलोरी की शरीर की रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है, और दिन में हम बहुत एक्टिव है और काम कर रहे हैं, कोई मेंटल वर्क कर रहा है, कोई फिजिकल वर्क कर रहा है, तो उस सब के लिए हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। कुछ लोगों को रात को डिनर के बाद 10-11 बजे कुछ खाने की आदत होती है, उसके कारण वजन अगर बढ़ता है। देखिए रात को 10 बजे के बाद अगर जग रहे हैं तो भूख सी लगी जाती है, और ख़ास तौर से टीवी पिक्चर देख रहे हैं तो मन हो ही जाता है। लेकिन उस समय भी ट्राई करिए कि अगर एक्चुअली वो आदत अवॉइड ही करनी चाहिए आइडियली तो, लेकिन अगर करना भी है तो जैसे नट्स वगैरह ले लिए, मूंगफली के दाने हैं, बादाम है, वो फार हेल्दी है, चने सीखे हुए क्या चने। नहीं खाना चाहिए वो टाइम? पैकेट्स, हम शुरू से ही बात करें कि हमारे जो पैकेट वाले चिप्स है वो स्पेशली रात को तो बिल्कुल भी नहीं खाना द चाहिए। चॉकलेट, बिस्किट, नमकीन, ये सारी चीजें रात को मैगी सोते बना टाइम के पे भी लोगों की आदत होती अवॉइड है रात करें। को खाने की, वो टाइम उनका बहुत ही गलत है ये चीज़। हमारे इंडियन फीमेल्स में फास्टिंग, उपवास, व्रत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोग ऐसा बोलते हैं कि उसके कारण वजन कम होता है। नहीं, कई कई बार हमारे जो सावन का महीना होता है लोग पूरा मंथ उपवास करते हैं, लेकिन मैंने बहुत कॉमन प्रैक्टिस ये देखी है कि वो दिन भर कुछ नहीं खाते हैं, और इवनिंग में सब मिलके एक साथ वो खाते हैं, और दिन भर में वो इतने ज़्यादा हंगर हो चुका रहता है उनकी बॉडी में कि रात को खूब अच्छे से पेट भर के खाते हैं। और उसका एक और लॉजिक वो ये बताते हैं कि हम भूखे रहते तो रात को नींद नहीं आती है, तो वो टोटली अनहेल्दी है। मेरे हिसाब से इट इज़ टोटली अनहेल्दी। फास्टिंग करना है तो फास्टिंग तरीके से करना चाहिए। अगर फास्टिंग करते समय अगर बहुत ज़्यादा आलू और आलू की चिप्स और आलू की सब्जियां या आलू का वैरायटी अगर हमने खा लिया तो हम टोटली रॉन्ग फूड आइटम चूज़ कर रहे हैं। यहाँ गुजरात में हमारे फर आहार लोग ज़्यादा खाते हैं फास्ट में, मतलब जितना आप फास्ट नहीं कर रहे उससे ज़्यादा आप एक्स्ट्रा खा रहे हैं और शरीर को नुकसान कर रहे हैं। हालांकि शॉर्ट टर्म में फास्टिंग आपको थोड़ा से बेनिफिट देता है, पर लॉन्ग टर्म में फास्टिंग के वेट लॉस के ऊपर कोई बेनिफिट नहीं है। जब भी हम लोग फास्टिंग करते हैं तो हमारी बॉडी उसको कम कैलोरीज को एक्सपेंड करने के लिए और कैलोरीज को स्टोर करने के लिए यूज टू हो जाती है। और फास्टिंग करने के बाद जब हम जैसे खाते हैं तो जैसे सपना ने बोला स्प्रिंग इफेक्ट आता है, हम लोग जितना खाना चाहिए उससे ज़्यादा खाते हैं। इसलिए एज ए मेथड ऑफ वेट लॉस फास्टिंग इज़ नॉट ए गुड ऑप्शन। स्नैक्स, 2 खानों के बीच में जो लोग नाश्ता करते हैं उसके बारे में क्या बोलोगे? देखिए, अगर हम किसी डाइटिशियन से अगर हम अपनी डाइट लेते हैं तो वो लोग आपको मिड मॉर्निंग स्नैक और मिड इवनिंग स्नैक ज़रूर देते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से हमारी 2 मील के बीच में हमारा ये छोटा छोटा स्नैक्स हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। और अगर हम ये मिड मॉर्निंग स्नैक जो लगभग 10 से 11 या 11 से 12 के बीच में आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से रहता है आपके लंच के, तो हमारी लंच की जो भूख होती है उसको बैलेंस करता है। नहीं तो कोई आदमी जो घर से 8 बजे नाश्ता करके निकला है और सीधे वो 1:30 या 2 बजे लंच खाएगा तो वो इतना ज़्यादा उसका हंगर होगा ना, वो ओवर ईट ही करेगा। लेकिन ये जो मिड मॉर्निंग स्नैक है वो उनकी हंगर को स्टेबल रखता है, हमारी शुगर रिलीज को। बट ये जो स्नैक
कि इट शुड बी हेल्दी। ये बताओ स्नैक्स में क्या खाएं? वही जैसे होल फ्रूट हो गया, एक पूरा बनाना हम खा सकते हैं, और इनफैक्ट मैंगो वाले सीजन में एक पूरा होल मैंगो भी खा सकते हैं, मीडियम साइज मैंगो। वो होलसम खाना है, उसका जूस नहीं बनाना है, उसमें दूध या शुगर नहीं डालना है, और ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है अगर अपने आप में वो होलसम फ्रूट खाया जाए। फ्रूट्स हो गए, फिर हमारे इवनिंग के जो स्नैक्स है तो उसमें कोई भी हमारे स्प्राउट्स हो सकते हैं, इसके अलावा हमारे ममरा वगैरह हो सकता है, मखाने भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो बट वो सब एक छोटी कटोरी खाना है, ऐसा नहीं कि हम उसको एक पूरा मील की तरह खा रहे हैं। तो वो भी हमको इस मिड मॉर्निंग स्नैक में वी हैव टू बी वेरी कॉशियस कि हम क्या खा रहे हैं, और वो पोर्शन कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चीनी एक बहुत ज़्यादा डेंजर चीज़ है, हम लोग ऐसा मानते हैं। जी। सारी चीनी खराब है, बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। देखिए, चीनी तो चीनी होती है। कई बार क्या होता है, मैंने लोगों को देखा है कि वो वाइट शुगर की जगह ब्राउन शुगर डाल रहे हैं, कुछ लोग ब्राउन शुगर की जगह गुड़ डाल रहे हैं, कुछ लोग हनी का यूज़ कर रहे हैं, और कुछ लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का यूज़ कर रहे हैं। सारी ही चीज़ें में शुगर है, बस हमने उनके नाम चेंज कर दिए। शायद वो हमको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, बट नॉर्मल चीनी, इनफैक्ट मैं आपको बोलूँगी सफ़ेद चीनी भी अगर एक मिनिमल अमाउंट हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए जो अप्रोप्रिएट है, 1 स्मॉल टीस्पून अगर हम वो लेते हैं तो दैट इज़ गुड इनफ, उसमें कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। लेकिन एडिड शुगर नहीं डालना है, कोई भी चीज़ जो मीठी हो। मैं ऐसा अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ, आप मैन मेड शुगर मत खाइए, मैन मेड स्वीट मत खाइए, आप गॉड मेड स्वीट खाइए। गॉड मेड स्वीट मतलब फ्रूट्स आप खाएं, लेकिन जो आदमी ने बनाई है मीठी चीज़ें वो मत खाएं, वो बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। अच्छा, आपने हनी के बारे में बात किया, ब्राउन शुगर के बारे में बात जी। किया, जैगरी के बारे में बात किया, वो सब चीनी के बदले खा सकते नहीं हैं? नहीं, वो सब भी कंट्रोल पोर्शन में खाना है। जैगरी अपने आप में एक बहुत अच्छा शुगर है, और हनी में बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी और बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन सबको हमको मिनिमल अमाउंट में खाना है। आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, उसके साथ नहीं खा सकते। चीनी और जैगरी या हनी सब साथ जैसे में कुछ नहीं ले लोगों को सकते। दूध में चीनी डाल के पीने की बचपन से आदत होती है, या फिर हॉर्लिक्स या बोर्नवीटा डालने की आदत होती है। अब वो क्या करें, उनका टेस्ट ही ऐसा डेवलप हो गया है, तो उसका आप सब्स्टिट्यूट ये कर सकते हैं कि आप दूध में खजूर डाल के लीजिए। खजूर अपने आप में उसको स्वीट भी करेगा, टेस्ट भी अच्छा करेगा, और वो आपके लिए बहुत हेल्दी है और आयरन और भी देगा। नेचुरल भी है एक्चुअली। अच्छा, ये बताओ, किसी को फास्ट फूड खाने की बहुत इच्छा है और उसको वेट लॉस भी करना है, तो वो क्या करे? फास्ट फूड खाए या नहीं खाए? आप क्या बोलेंगे इसमें? आइडियली तो फास्ट फूड अवॉइड करना चाहिए, पर हम लोग कभी कभी चीट मील्स एडवाइस करते हैं। लेकिन वो चीट मील्स आपके फिक्स ड्यूरेशन पे नहीं होने चाहिए। आपके ओकेजन से आप डिसाइड कर लें, किसी की बर्थडे हो गई, कुछ Right. पार्टी हो गई, आपने एग्ज़ाम में अच्छा कुछ किया, आपका कुछ मेजर अचीवमेंट हुआ, तब करें। और फास्ट फूड्स में भी ट्राई करें कि पहले आप सैलड्स खाएं, टॉपिंग्स थोड़ा सा अवॉइड करें, और ये जितने भी टाइप के सॉसेस होते हैं, मैगी केचप होता है, सॉसेस होते हैं, मेयोनीज होता है, वो सब अवॉइड अच्छा, करें। आपने जो पॉइंट लिया इसमें मैं 2-3 टेक होम मैसेज देना चाहूँगी कि अगर फास्ट फूड्स भी खाने हैं ना, तो आपका कौन से टाइम ऑफ द डे पे आप खा रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक आप रात को 8 बजे या 7 बजे घूमने निकले और 9 बजे 10 बजे खा रहे, दैट इज़ वेरी अनहेल्दी। वो सब बॉडी में फैट में कन्वर्ट होगा, स्टोर होगा, और आपका वजन बढ़ाएगा। बट यही चीज़ अगर आप 10-11 बजे सुबह एज अ ब्रेकफास्ट खा रहे हैं, तो वो दिन भर में पच भी जाएगा, और आप इजीली उसको डाइजेस्ट भी कर पाएंगे, और आप उससे जो एक्स्ट्रा एनर्जी मिली उसको आप यूज़ भी कर रहे हैं। मेरे फेवरेट फ्रूट्स हैं चॉकलेट, कुकीज़, चिप्स और ये सब। तो मैं ये सब खाना बंद कर दूं अगर मेरे को बिल्कुल वज़न कम नहीं, करना है? खाना सब कुछ है, ओकेजनली खाना है, कंट्रोल्ड अमाउंट में खाना है, और अगर आप वो खा रहे हैं तो आपका टाइम, जैसे मैंने बताया, वो इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने खाया है तो ट्राई करिए कि नेक्स्ट वीक आप उसको फिर कंज्यूम कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। हमने इतनी सारी डाइट की बात करी है, लेकिन हमने एक्सरसाइज की बात नहीं अभी करी है। करेंगे। खाना, सारी फेवरेट चीज़ें आप बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वो आप अपनी विल पावर को बहुत लंबे टाइम तक सप्रेस नहीं करके रख सकते, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद, 2 महीना 4 महीने के बाद आपकी विल पावर गिव वे करने ही वाली है। इसलिए थोड़े थोड़े फ्रिक्वेंट इंटरवल्स पे आप अपना फेवरेट मील जो भी है, फेवरेट आइटम, आप उसको खाएं। लेकिन जैसा सपना ने बोला, माइंडफुल ईटिंग करके खाएं, पोर्शन कंट्रोल करके खाएं। अगर आप 2 कटोरी भर के केक खाते हैं तो उसकी जगह आप एक सिप ले लें, एक बाइट ले लें, एक छोटा सा एक टुकड़ा खा लें, वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, वेट लॉस डाइट्स के बारे में कुछ बताएं, कितना काम करते हैं ये सारी चीज़ें? देखिए, एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट, आप क्या फॉलो कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है इन सारी ही डाइट्स में एक ही चीज़ है कि जब आप ठान लेते हो कि मुझे वज़न कम करना है, आप कोई भी डाइट फॉलो करें, इंटरमिटेंट फास्टिंग है, कीटो डाइट है, बहुत सारी डिफरेंट डाइट्स अवेलेबल है, हमको सुनने में आती हैं, तो हम लोग ऑलरेडी उसके पीछे हम एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं, हम अपना फास्ट फूड इंटेक भी वॉच कर रहे होते हैं, और हम लोग अपना ओवरऑल वाटर इंटेक भी वॉच कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें मिलके वेट लॉस होता है।
मुझे नहीं लगता है कि पर से कोई डाइट से वो वेट लॉस हो सकता है। कोई भी वेट लॉस डाइट आपके लिए काम नहीं कर सकता है, और सस्टेन्ड बेसिस पे तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। शायद 2-4 दिन, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता वो काम करे, लेकिन लाइफ लॉन्ग काम नहीं कर सकता है। जब आप वो डाइट बंद करेंगे तो वापस आपका रिबाउंड वेट गेन होगा ही। इसलिए बेस्ट थिंग इज़ आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें। अच्छा ये बताओ, हम लोग मीठे फ्रूट्स, स्वीट फ्रूट्स खा सकते हैं वेट लॉस के प्रोसीजर के टाइम पे? बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन उसका जो अमाउंट है वो मीडियम साइज फ्रूट लेना चाहिए, और हमको बिटवीन मिड मॉर्निंग स्नैक और स्नैक टाइम में उसको ऐड ऑन करना चाहिए। विथ उसके साथ हमको और कुछ नहीं खाना चाहिए। उसको होलसम, जैसे अगर एक्सरसाइज करके आए, अच्छा आप 1 आवर एक्सरसाइज करके आए, तो वाई नॉट हैव वन बनाना। तो वो फार मोर आपको एनर्जी में मिलेगी, आपको पचेगा भी, और वो कैलोरी भी ऐड ऑन नहीं करेगा। फ्रूट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है कंपेयर टू स्वीट थिंग्स। इस क्योंकि जैसे मैंने बताया, ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं वो चीज़ हमारी बॉडी में शुगर बढ़ाती है, और जो चीज़ जितनी ज़्यादा शुगर बढ़ाएगी उतना ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होगा। हमको वेट लॉस के प्रोसेस के टाइम पे कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें खानी चाहिए, जो हमको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और सीरियल्स में अच्छा, मिलती हैं। हम लोग इतनी सारी बातें कर रहे हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग वेट लॉस कर रहे हैं कि वेट को मेंटेन कर रहे हैं। क्योंकि जब आप वेट लॉस फेज में हो तो स्ट्रिक्ट नो ही आएगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी खाएंगे तो वो आपकी कैलोरी को ऐड ऑन कर देगा, क्योंकि हर दिन हमको 500 से 700 कैलोरी का डेफिसिट बॉडी में क्रिएट करना पड़ेगा, थोड़ा डाइट से और थोड़ा एक्सरसाइज से। अगर आपने 5 दिन वो करा और छठे दिन आपने वो खा लिया, तो जो 5 दिन के हमारी 2000 या 2500 कैलोरीज की जो डेफिसिट क्रिएट हुई है, वो हमारी वापस कवर हो गई, तो हमारा वेट लॉस नहीं दिखेगा। सो अगर वेट लॉस फेज में है तो आपको स्ट्रिक्ट नो रखना पड़ेगा, और ये सब बहुत रिलीजियसली और बहुत डिसिप्लिन के साथ आपको मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वेट मेंटेनेंस फेज में हैं तो आप ये सब चीज़ें बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा, खाने में कुछ चीज़ें बंद कर दे, जैसे कुछ गेहूं बंद कर देते हैं कुछ लोग चावल बंद कर देते हैं, वो सारी चीज़ें करनी चाहिए? वो सब नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग है ना, गेहूँ जैसे ग्लूटेन इंटॉलरेंस है तो उस कारण से बंद कर रहे हैं, तो एक अलग बात है। और वही बात है कि सीरियल्स को हमेशा होलसम खाइए। गेहूँ में आप दलिया, जैसे अगर दलिया खाते हैं, वेजिटेबल दलिया वगैरह, तो वो बहुत हेल्दी है आपके डाइजेशन के लिए। अच्छा, अंडे के बारे में बहुत सारे लोगों को डाउट होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि एग योक नहीं खाना चाहिए, एग वाइट खाना चाहिए, उसके इसमें बारे भी में? देखिए, अगर यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं 20 साल से पहले, जो ग्रोइंग एज में, उनको पूरा कंप्लीट खाना चाहिए उनकी, क्योंकि अंडा अपने आप में कंप्लीट फूड है और पूरा खाना चाहिए। लेकिन अगर यही अगर 20 से 35 के लोग हैं, उनको भी होलसम खाना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, ऑमलेट के साथ हम 2 वाइट ब्रेड, 3 वाइट ब्रेड, पराठा, ये सब डाल रहे हैं। तो ऑमलेट है, उसके साथ आपने ये भी डाल दिया, तो आपका कैलोरी इंटेक कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, और हम अंडे को दोष दे रहे हैं। अगर आप अंडा अकेला एक ऑमलेट खा रहे हैं तो दैट इज गुड इनफ, उसमें सब कुछ है। पूरा होल एग खाएं, एग योक को ना छोड़ें। एग योक के अंदर बहुत सारे विटामिन्स होते हैं और वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। अच्छा, मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स आ गए, हमको बहुत सारी कंपनीज वाले आके मिलते हैं, ये चीज़ आपका वेट लॉस करेगी, ये चीज़ वेट लॉस करेगी। इसमें क्या बोलेंगे इस बारे में? इसमें सबकी राय अलग अलग है। अगर आप यंग हैं और अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं तो वो सब नहीं करना चाहिए। कई बार कई एल्डरली एज ग्रुप्स हैं, वो लोग इतना वॉक नहीं कर सकते हैं, उनको घुटने की प्रॉब्लम है, वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, तो फिर हमारे पास एक डाइट ही बच जाती है जिससे हम वेट लॉस कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि है ना, हम लोग ये जो कई बार मील रिप्लेसमेंट ऑप्शंस इसलिए भी होते हैं कि अगर आप प्रोफेशनल है, वर्किंग है, आपके पास कुछ रेडीमेड बना हुआ नहीं है घर में, कुक नहीं हो पाया है खाना, तो उस समय आपको इतनी ज़ोर से जो भूख लग रही है, तो आप हेल्दी मील रिप्लेसमेंट ऑप्शंस उसमें से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मील रिप्लेसमेंट पाउडर्स होते हैं या स्मूदीज़ होती है जो क्विकली प्रिपेयर हो जाती है, और अपनी हंगर को आप इमीडिएटली उसको कर्ब कर सकते हो। अदरवाइज बहुत ज़्यादा इनमें पड़ने की जगह हम एक जनरल हेल्दी लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज फॉलो करेंगे तो वो द बेस्ट है। दो प्रकार के वेट लॉस सप्लीमेंट्स होते हैं। एक होता है जो आपकी भूख कम करता है, और एक होता है जो आपके सपोजिटली आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। भूख कम करने वाला तो थोड़ा हद तक मेडिकली काम कर सकता है, लेकिन जो मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, ऐसी कोई भी सॉलिड स्टडीज़ नहीं है जो बोलेगा कि आपका वेट, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा। हालांकि हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये सारी सप्लीमेंट देने से कोई नुकसान नहीं है,
लेकिन जब कोई सीरियसली वेट लॉस के प्रोसेस को फॉलो कर रहा होता है और वो सप्लीमेंट्स भी लेता है तो वो मोर और लेस प्लेसिबो की तरह काम करते हैं। वो इतना सेंसिटाइज हो चुका होता है वो आदमी या वो फीमेल वेट लॉस के कारण कि उसको पता चलता है कि ये चीज़ मेरे लिए अनहेल्दी है तो ये मेरे को नहीं खाना है। मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है, लेकिन जब मेरा वेट लॉस का प्रोसेस चालू है तो बहुत कंट्रोल करके अवॉइड करना पड़ता है। अब हमारी बात आई एक्सरसाइज की, हमको कितना एक्सरसाइज करना चाहिए वेट लॉस के लिए? देखिए, एक आदमी के लिए हम बोलते हैं कि एक नॉर्मल इंसान के लिए 30 मिनट्स पर डे, लाइक 150 मिनट्स पर वीक इट इज़ गुड इनफ। बट मैं वेट लॉस के लिए ये बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल हेल्दी रहने के लिए और फिटनेस के लिए इतना एक्सरसाइज, फीमेल और मेल, इतना मिनिमल एक्सरसाइज तो ज़रूरी है अपार्ट फ्रॉम योर रूटीन डे टू डे एक्टिविटीज़। कौन से टाइप की एक्सरसाइज करनी चाहिए? अभी एज ग्रुप वाइज ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है। जो यंग 20 साल से जो कम के बच्चे हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, उनके लिए तो स्पोर्ट्स इज़ द बेस्ट। वो कोई भी अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी फॉलो कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है जो उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट में ऐड ऑन करेगा। जो 20 से 40 की उम्र वाले हैं वो अपने हिसाब से लाइफस्टाइल चेंजेस हमको ऐड ऑन करने पड़ेंगे क्योंकि उनको प्रोफेशनल भी हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करिए, जॉग करिए इंटरमिटेंटली। कुछ लोग एरोबिक्स करते हैं, कुछ लोग जुम्बा करते हैं, तो दीज आर कॉल्ड एज कार्डियो एक्टिविटीज़। लेकिन ट्वाइस अ वीक हमको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस होते हैं या लाइट वेट्स के साथ जो हमारी एक्सरसाइजेस होती है वो करना चाहिए। उससे बॉडी में मसल को और बोन को स्टिमुलस मिलता है, वो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, वो वेट को भी मेंटेन करने में भी हेल्प करता है और वेट लॉस के प्रोसेस में भी हेल्प करता है। और एक थर्ड चीज़ होती है हमारा योगा और मेडिटेशन। तो जो योगासन्स होते हैं वो हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज करने के पहले हमारे लिए स्ट्रेचिंग और वार्म अप ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मसल और जॉइंट इंजरीज हो जाती है। तो हफ्ते में 2 बार या कोई भी आपके जो एक्सरसाइज के एंड में आप थोड़ी स्ट्रेचिंग और थोड़े योगासन इंकॉर्पोरेट करिए, और मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो आपकी बॉडी में स्ट्रेस को कम करेंगे, रिलैक्स करेंगे। सो ऑल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट अपनी अपनी जगह पे। जिम का वेट लॉस के प्रोसेस में क्या इम्पोर्टेंस है? भाई अगेन ये क्या है ना, हम बहुत जनरल बात करें, अगर कोई बहुत ज़्यादा 100 kg का से ज़्यादा है और उनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो इतना आसानी से वो कम नहीं होने वाला है। अब इसमें अगर एल्डर आदमी है, कोई एल्डर है 50 साल से ज़्यादा है, तो उनको हम बहुत ज़्यादा जिमिंग और ट्रेडमिल्स नहीं करवा सकते। लेकिन कोई यंग है लाइक 30 या 40 एज ग्रुप है तो वो जिम में जाके वर्कआउट कर सकते हैं। अंडर गाइडेंस करना चाहिए क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि कौन से ग्रुप ऑफ मसल्स को वो एक्सरसाइज कर रहे हैं ताकि उनको उस ऑर्डर में रिजल्ट्स मिले। बट जिम के साथ जैसे हम लोग हमेशा ही बात करते हैं कि 80% इज़ योर डाइट, what you eat in your plate, and 20% is your exercise। और जिमिंग के बारे में मेरा एक पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप उतना ही करिए, जब आप जिम बंद कर देंगे उसके बाद अगर आप उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमेशा आपकी लाइफस्टाइल में ऐसा होना चाहिए, वेट रिडक्शन फेज़ में आपकी लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए, जब आपका वेट रिडक्शन फेज़ अगर कम बंद हो गया उसके बाद वो वेट मेंटेनेंस के लिए आप वो चीज़ें कंटिन्यू कर पाएँ। मैंने देखा है लोग जिम में जाते हैं गाड़ी में साइकिल चलाने के लिए, वो नहीं होना चाहिए। अगर आपको जिम करना ही है तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल पहले फॉलो करें और ऐसा एक्सरसाइज होना चाहिए जो आपकी सस्टेनेबल हो सके, लॉन्ग टर्म के लिए हो सके और आपकी डेली लाइफस्टाइल में इंटीग्रेट हो सके। अगर आप 2-4 किलोमीटर के अंदर आपका जॉब है तो चल के जाएं, साइकिल से जाएं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। ऐसा बोलते हैं सिटिंग इज़ द नेक्स्ट लेवल स्मोकिंग। अभी नया एपिडेमिक है सिटिंग, हम लोग बहुत ज़्यादा बैठे हैं, हम लोग एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। पहले ज़माने में फ़ोन थे, लैंडलाइन, हमको उठ के एक फ़ोन लेने जाना पड़ता था। आजकल तो फ़ोन भी हम लोग अपने साइड पे रखते हैं, मोबाइल फ़ोन, उसके लिए भी उठने नहीं है। हम लोग सब लोग आलसी हो गए हैं, हमको एक्टिव रहना है। नॉन एक्सरसाइज इन थर्मियोजेनेसिस नीट होता है, हमको हाथ पैर चलाते रहना है, चलते रहना है। लोग चलते नहीं हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन, क्या अगर मैं एक्सरसाइज करूँ तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। ये फिर से अगर वेट लॉस का प्रोसेस चल रहा है तो काउंट करके ही खाना पड़ेगा। कैलोरी इन पे हमारा ध्यान होना चाहिए और हम कितनी कैलोरीज खा रहे हैं और कितनी खर्च कर रहे हैं उसका हमको एक ग्रेजुअली आइडिया आ जाता है। तो वो नहीं करेंगे तो वेट लॉस नहीं होगा। ये वेट लॉस की वीडियो के बारे में हम लोग जितना डिस्कस करें उतना कम है। बहुत सारे टॉपिक्स बाकी रह गए, इंटरमिटेंट फास्टिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बहुत सारी एक्सरसाइजेस के बारे में हमको बात कर रहे हैं। इस वीडियो में वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, पर इस वीडियो का जिस्ट हम लोग थोड़ा बता दें। सब कुछ खाएं, होल फूड्स खाएं,
पैकेट वाली चीज़ें ना खाएं, रिफाइंड चीज़ें ना खाएं, फास्ट फूड्स अवॉइड करें, लेकिन बिल्कुल बंद नहीं करें, कभी कभी चीट मील रखें। और जितना हो सकता है मोबाइल रहे, एक्सरसाइज रहे। मोबाइल रहने का मतलब हाथ में मोबाइल नहीं रखें, पर चलते फिरते रहें हमेशा, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जहाँ काम आए सीढ़ी, वहाँ ना यूज़ करें लिफ्ट। इसी मैसेज के साथ हम लोग आपको अलविदा कहेंगे। थैंक यू, बाय बाय। नमस्ते।